वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी हाँ, वैसे तो वोट देने के अधिकार को पहले भी काफ़ी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यह एक लीगल राइट्स है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बट फिर भी अलग अलग सर्कमस्टेंसेज आती हैं जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस को फिर से क्लियर करना होता है उन्हें बस सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ फिलहाल जो ये कहा गया है, राजस्थान की एक समिति के इलेक्शन को लेकर के मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वोट देना का जो राइट है और चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। और वैसे भी ये दोनों अधिकार एक दूसरे से अलग। आप समझ सकते हैं कि आपको जो वोट देने का अधिकार है और ऐसे किसी भी इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़े होने का जो राइट है, अपने आप में दोनों अलग हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार ज़्यादा सख्त नियमों के अधीन है भाई, क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है, उसके रूल्स इतने टफ नहीं है। जब आप आप केवल एक वोट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप एक कैंडिडेट के रूप में खड़े हो रहे हो, मतलब आप एक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जो है कैंडिडेट के रूप में खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत से एलिजिबिलिटीज़ की आवश्यकता होती है। तो वही बात है कि चुनाव लड़ने का अधिकार बहुत ज़्यादा सख्त नियमों के अधीन है, जैसे कि उसकी एबिलिटी, डिसेबिलिटी और संस्थागत ज़रूरतों के हिसाब से। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम मामले की जो है बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से अवगत करा देते हैं, उसके बाद ही आगे चलते हैं। देखिए, मेन कहानी क्या थी। विवाद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, राजस्थान राज्य का है, जिसमें जो आपका विभिन्न जिला दुग्ध संघ है उनकी प्रबंधन समिति के चुनाव से संबंधित था। अब यहाँ पर ये चुनौती जिला दुग्ध संघों द्वारा बनाए गए जो उप नियम थे, ये जो संख्याएं हैं, उनके खिलाफ थी, जिनमें निदेशक मंडल के चुनावों में खड़े होने के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई। जी हाँ, मेन विवाद क्या था कि राजस्थान राज्य के जो जिला दुग्ध संघों की प्रबंधन समिति यानी कि निदेशक मंडल का चुनाव होना था, उसके संबंध में अब यहाँ पर जो है काफ़ी टफ रूलिंग बनाई गई, एबिलिटीज़ डिसाइड की गई, यानी कि जो उन एबिलिटीज़ को कंप्लीट करता है वही निदेशक मंडल के चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो सकता है। ये बात है यहाँ पर थी। अब यहाँ प्राथमिक जो समितियाँ थी, उनके कुछ प्रतिनिधियों ने, जो जिला दुग्ध संघ के मेंबर्स थे, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट कार्यवाही के माध्यम से इन सब रूल्स को चुनौती दे दी। अब यहाँ पर एक सिंगल जज ने इन सब रूल्स को अधिकार बाहरी भाई अल्ट्रा वायरस घोषित किया। कोर्ट के भीतर की गई अपील में खंडपीठ ने सिंगल बेंच के निर्णय की पुष्टि की और इससे व्यतीत होकर अपीलकर्ताओं ने, जो रिट कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब जा खटखटाया। वही हाई कोर्ट से उनकी बात नहीं बनी, अब वो कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष की बात करता है भाई। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियाँ की। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यायालय ने माना कि चुनाव में खड़े होने की एलिजिबिलिटी के रेगुलेशन को मतदान के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के समान मानकर हाईकोर्ट ने दो अलग अलग वैधानिक अधिकारों को आपस में मिला दिया, क्योंकि राइट टू वोटिंग और कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना, ये दोनों भाई डिफरेंट राइट्स हैं। तुम इन दोनों को एक में मिला रहे हो, तो ये तो क्या है, गलत बात है। ठीक है, आगे क्या कहा। इस मामले को सुनने वाली बेंच कौन थी, तो जस्टिस बीबी नागरत्न और जस्टिस आर महादेवन की बेंच थी। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जस्टिस आर महादेवन ने अपने फैसले में क्या लिखा। इन्होंने कहा कि पूरी तरीके से तय है कि वोट देने का जो राइट है, ठीक है, यानी कि ना तो वोट देने का अधिकार और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है भाई। सबसे पहले तो इन्होंने क्लियर किया कि आपको जो वोट देने का अधिकार है, ठीक है, और जो आपका चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने देखिए पुराने सारे केसेस के, जैसे मैंने कहा आपसे पहले भी, काफ़ी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पर जस्टिस आर महादेवन ने सुप्रीम कोर्ट के पहले ही डिसीजंस का यहाँ पर हवाला दिया, जैसे ज्योति बसु और अन्य बनाम देवी घोषाल और अन्य का मामला, जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, ये तो कहा था कि 2 बच्चे से ज़्यादा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी इंक्लूड कर दी ना, जिसमें इसको भी वैलिड माना था। और अन्य 2003 का ये मैटर था आपका। इन मामलों में इस कोर्ट ने पूरी अधिकारिता के साथ फैसला दिया कि अधिकार प्रकृति में पूरी तरीके से क्या है, ये वैधानिक है और केवल उसी हद तक मौजूद है जिस हद तक कानून इनको डिसाइड करेगा। अब वोट देने का अधिकार किसी सदस्य को वैधानिक योजना के अनुसार अपने मत अधिकार का प्रयोग करने में कॉम्पिटेंट बनाता है, लेकिन भाई जब आप किसी फील्ड के अंदर कैंडिडेट के रूप में खड़े हो रहे हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके पास बहुत सारी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती हैं, उस पद को संभालने की आपके अंदर योग्यता तो होनी चाहिए ना।
भाई वोट देने के लिए तो बस आपको इतना समझ होनी चाहिए कि भाई ठीक है, जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं वो आपके काम करेगा, इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अधिकारों को मतलब बनाए रखेगा, उल्लंघन नहीं होने देगा, वो सारी चीज़ों को समझने की पावर होनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से एक सही व्यक्ति को चुनें। लेकिन आप उससे जो उम्मीदें कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए ना, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा एबिलिटी की रिक्वायरमेंट की जाती है। इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने या चुने जाने का अधिकार अलग है और अतिरिक्त अधिकार है, जिसे वैध रूप से एलिजिबिलिटी की शर्तों और योग्यता के अधीन बिल्कुल यहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा इस विषय पर न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने ऊपर आप लोगों से कहा, बार एसोसिएशन बनाम BD कौशिक का मामला भी इसमें इन्होंने हवाला दिया और यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एक साफ सैद्धांतिक अंतर उभर कर सामने आता है। वोट देने का अधिकार मताधिकार का प्रयोग करके चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भाई मेनली अगर आप देखा जाए बहुत लंबा ना करके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का मतलब है कि जो आपका वोट देने का अधिकार है और जो उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार, सबसे पहले तो ये दोनों फंडामेंटल राइट है, दोनों में से कोई सा भी, दोनों लीगल राइट है। दूसरी बात, लेकिन ये दोनों अपने आप में अलग है, दोनों लीगल राइट्स बेशक है लेकिन दोनों अपने आप में अलग हैं। यानी कि आपको वोट देने के अधिकार के, जब आपको वोट देने का राइट है, उसकी जो एलिजिबिलिटीज़ है उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। कब? जब आप चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि वाद वाला अधिकार स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सख्त नियमों के अधीन होता है, इसलिए यहाँ पर आपकी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और यहाँ अनूप बर्नवाल केस में 2023 में संविधान पीठ के फैसले में जस्टिस अजय रस्तोगी ने यह राय भी दी कि वोट का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, जबकि बहुमत ने यह माना कि ये केवल संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल एक संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल भी इसको एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ना शामिल किया गया, नहीं किया जाएगा। और बाकी हर बार यहाँ पर कोर्ट ने वही बातें कही हैं कि भाई ये दोनों राइट अपने आप में बिल्कुल अलग है, दोनों वैधानिक अधिकार है और आपका राइट टू वोटिंग जो संवैधानिक अधिकार है। तो इस संबंध में फाइनल में देखिए उन्होंने क्या कहा कि सब रूल्स किसी प्राथमिक सहकारी समिति के अध्यक्ष या प्रतिनिधि की पात्रता पर केंद्रित है, जिसके आधार पर वह जिला दुख संदेशों के निदेशक मंडल के चुनाव में खड़ा हो सकता है और उसके सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल जारी रख सकता है। कोर्ट ने यहाँ पर पात्रता और अपात्रता के बीच में अंतर स्पष्ट किया कि और माना कि हाईकोर्ट द्वारा उन सब रूल्स को इस आधार पर इनवैलिड घोषित करना कि वो अपात्रताएं थोपते हैं, कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है। यानी कि बताइए, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप देखते हैं आर्टिकल 84 में तो भाई जो मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, उनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है, 102 में उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई है। तो नॉर्मल सी बात है, आप कहे चाहे छोटे से छोटा, कितना ही छोटा आपका निर्वाचन प्रोसीजर हो, उसमें एलिजिबिलिटी तो जरूरी है ना। आप कम से कम एक पद तो होल्ड कर रहे हो ना भाई, उस पद के लिए डिस्क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने उन रूल्स को जो इनवैलिड घोषित किया था उनको यहाँ पर वैलिड माना और बाकी सारी बातें इन्होंने यहाँ पर कही कि सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और यहाँ पर हर चीज़ को वैलिड माना है। और आपने देखा कि पुराने केसेस का भी यहाँ पर हवाला दिया है। तो इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट कर लिया, हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। मतलब कहने का है कि दोनों में से फंडामेंटल राइट्स कोई सा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सब रूल्स बनाए हैं कमेटी के द्वारा एलिजिबिलिटी और डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, दोनों ही रूल्स वैलिड हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के अधिकार के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटीज़ जो हैं कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर केस का नाम है रामचंद्र चौधरी एंड अदर्स वर्सेस रूप नगर दूध आपका दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड एंड अदर्स का मामला है, सिविल अपील है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर मिलता रहे। और वीडियो को लास्ट करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को मैं रिकॉल आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देती हूँ। भाई सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 में मेमोरी रिफ्रेश जो है आपके कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात, यदि अभी भी आपने UPAPO मेंस ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्यों देर कर रहे हैं कि आपको सिलेक्शन नहीं लेना है। इस बार UPAPO के अंदर 182 वैकेंसीज है, फिर आने वाले कई सालों तक आपके हाथ में मौका नहीं आएगा। बिहार 300 वैकेंसीज है, बहुत जल्दी मौका नहीं मिलेगा, लगभग 4 से 5 सालों के लिए आपके लिए बात चली जाएगी। और यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिहार APO प्री बैच और आपका UPAPO मेंस बैच, आप एक साथ भी ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स। अगर चाहते हैं तो अलग अलग भी आप परचेस कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। बट देर बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारा सिलेबस आप लोगों के सामने है और कंपटीशन बहुत टफ है। तो इस समय को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि दोबारा ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए UPAPO मेंस एंड बिहार APO प्री क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।